Hello students. In today's lecture, we will be discussing about the residential status. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे व्हाट इज टैक्स, व्हाई टैक्स इज रिक्वायर्ड, टाइप्स ऑफ टैक्स. उसके बाद हमने पढ़ा था फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर और ये सारी चीजें. आज हम पढ़ेंगे व्हाई रेजिडेंशियल स्टेटस इज रिक्वायर्ड. इनकम टैक्स में जो पर्सन टैक्स पे करता है उसे असेसी कहते हैं. लेकिन जब हम भी टैक्स पे करते हैं तो वो हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस पे निर्भर करता है. तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है? टैक्स इंसिडेंस ऑन एन असेसी डिपेंड्स ऑन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस. फॉर इंस्टेंस, whether an income accrued to an individual outside India is taxable in India depends upon the residential status of the individual in India. Therefore, the determination of a residential status of a person is very significant in order to find out his tax liability. इसका ये मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर टैक्स पे करता है तो वो उसके रेजिडेंट पे डिपेंड करता है, वेदर ही इज इन इंडिया और ही इज आउटसाइड इंडिया. तो उसको किस तरीके से डिटरमाइन करना है आज हम पढ़ेंगे. वैसे तो टैक्सेबल एंटिटी आप देख सकते हैं काफी सारे हैं, जैसे इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जॉइंट स्टॉक कंपनी और अदर पर्संस. लेकिन आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल के बारे में कि किस तरीके से इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से हम टैक्स चार्ज करते हैं. एक चीज समझ लीजिएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. उसी तरीके से बाकी क्लब किया गया है, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड एनी अदर पर्संस. ये सारे रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में डिवाइडेड है. लेकिन रेजिडेंट फर्दर डिवाइडेड है ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में. अब हम सबसे पहले समझते हैं कि रेजिडेंट जो स्टेटस होता है इंडिविजुअल का, उसको कैसे डिटरमाइन करना है. इसके लिए सबसे पहले आपका एक बेसिक कंडीशंस आता है. बेसिक कंडीशंस बेसिकली अगर हम देखेंगे तो बेसिक कंडीशन में सबसे पहला जो हमारा बेसिक कंडीशंस है वो ये कहता है कि इसके बेसिक कंडीशंस में आप नोटिस करिएगा बीच में और लगा हुआ है. दो बेसिक कंडीशंस है. पहला 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर. अगर एक इंडिविजुअल 182 दिन या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहता है तो वो टैक्सेबल होगा इंडिया में, यानी वो टैक्स पे करेगा इंडिया में. इसका मतलब अगर ये असेसमेंट ईयर 25-26 चल रहा है तो प्रीवियस ईयर यानी 24-25 में उसको इंडिया में 182 डेज और मोर रहना है. दूसरा बेसिक कंडीशन क्या कहता है? 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर. या तो वो पिछले साल 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा रहे, या प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. पीपीवाई का मतलब होता है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी 24-25 हमारा प्रीवियस ईयर है, उसके पहले वाले ईयर्स यानी 23, 24, 22, 23, इस तरीके से जो 4 साल है उसमें मिला के वो 365 डेज इंडिया में रहे. तो ये हमारी दो बेसिक कंडीशंस है, इसको समझिएगा. बेसिक कंडीशंस है, बीच में देखिएगा और लगा हुआ है, दोनों में से कोई एक. यानी पहला है अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में रहा है तो वो टैक्सेबल होगा इंडिया में. और दूसरा हमारा जो बेसिक कंडीशन है वो कहता है अगर प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज और मोर रहा है या प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यानी 24-25 के पहले वो 4 सालों में 365 डेज अगर इंडिया में रहा है तो वो टैक्सेबल होगा इंडिया में. लेकिन जो हमारा बेसिक कंडीशन है उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. याद रखिएगा बेसिक कंडीशंस में से कोई एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी है, इसीलिए बीच में और लगा हुआ है. बेसिक कंडीशंस के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर कोई इंडियन सिटीजन प्रीवियस ईयर में जॉब के लिए इंडिया को बाहर छोड़ के जाता है लेकिन वो अपनी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो वो टैक्सेबल होगा इंडिया में. एक्सेप्शंस दूसरा नंबर का जो है वो ये है कि अगर कोई इंडिया का पर्सन जो इंडियन सिटीजन है वो किसी शिप का क्रू मेंबर है और वो इंडिया को छोड़ के जाता है तब भी वो टैक्सेबल होगा इंडिया में. ये बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शंस हैं. तीसरा है कि अगर कोई पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है वो इंडिया में आया है अपनी फैमिली से मिलने के लिए और उसकी फैमिली जो है वो उस टाइम के यानी 1947 के पहले की, जब इंडिया अनडिवाइडेड था, उस टाइम के पहले की उसकी फैमिली है, अगर वो इंडिया में आता है और दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशंस फुलफिल कर देता है तो वो टैक्सेबल होगा इंडिया में. तो मेरे ख्याल से बेसिक कंडीशंस सबको समझ में आ गया होगा. पहला बेसिक कंडीशन कहता है 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर है.
उसके बाद दूसरा बेसिक कंडीशन है प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर, या फिर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यानी 2024-25 के पहले वाले 4 साल में 365 डेज या मोर अगर वो इंडिया में रहता है तो वो बेसिक कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। बेसिक कंडीशंस के 3 एक्सेप्शन है। पहला, अगर वो पिछले साल, ये हमारा असेसमेंट ईयर 25-26 चल रहा है तो उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर 24-25 है। तो अगर वो पिछले साल अगर वो इंडिया को छोड़ के जाता है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए तब भी वो टैक्सेबल होगा इंडिया में, क्योंकि ये एक्सेप्शंस है। दूसरा, अगर वो कोई क्रूज शिप ज्वाइन करना जा रहा है, मेंबर है किसी शिप का, अगर वो उसको ज्वाइन करना जा रहा है तब भी वो टैक्सेबल होगा इंडिया में। और अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का इंडिया आया हुआ है अपनी फैमिली को विजिट पे, अपनी फैमिली को देखने के लिए, और वो बेसिक कंडीशंस में से कंडीशंस फुलफिल कर रहा है और उसकी जो फैमिली है वो अनडिवाइडेड इंडिया के टाइम से है, तो इस केस में वो बेसिक कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं एडिशनल कंडीशंस। हमारे एडिशनल कंडीशंस केवल 2 ही हैं। पहला एडिशनल कंडीशन है कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यानी पिछले के पिछले साल 10 सालों में किसी 2 साल वो इंडिया में रहा हो। ठीक है, यानी अगर ये हमारा देखिएगा एडिशनल कंडीशन में एंड लगा है, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल करना है। ठीक है, एडिशनल कंडीशन क्या कहता है? पहला, पिछले 10 सालों में अगर वो 2 साल भी इंडिया में रहा है तो वो टैक्सेबल होगा इंडिया में, यानी उसको टैक्स पे करना होगा इंडिया में। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है? पिछले 7 सालों में अगर वो 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है तो वो टैक्सेबल होगा इंडिया में। आई थिंक एडिशनल कंडीशन सबको समझ में आ गई है। एडिशनल कंडीशन में देखिए एंड लगा हुआ है, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल करना है। एडिशनल कंडीशन पहली क्या कहती है? हमारा असेसमेंट ईयर ये 25 से 26 चल रहा है, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 24 से 25। प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यानी 23 से 24 लेकर उसके पिछले 10 सालों में कोई 2 साल अगर वो इंडिया में रहा है तो उसको टैक्स पे करना होगा इंडिया में। दूसरा हमारा एडिशनल कंडीशन क्या कहता है? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यानी 24-25 के पहले के 7 सालों में उसको कोई भी 730 दिन अगर वो इंडिया में रहा है तो वो एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है। आई होप आपको बेसिक और एडिशनल कंडीशंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम चार्ट पे। तो ये जो चार्ट है ये बहुत ही सिंपल है जो मैंने बनाया हुआ है। अब देखिए, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन, अगर एक इंडिविजुअल रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाना चाहता है तो उसे कोई एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी है और दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी है, तो वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा, रेजिडेंट कहलाने के लिए और ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाने के लिए कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी है और दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी है, तो आप क्या कहलाएंगे? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके बाद है रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इस केस में अगर आप बेसिक कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं लेकिन एडिशनल कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? रेजिडेंट तो कहलाएंगे लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आप कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक कंडीशंस तो फुलफिल की है लेकिन एडिशनल कंडीशंस फुलफिल नहीं की है। और नॉन रेजिडेंट कौन होता है? जिसने ना तो बेसिक कंडीशन फुलफिल की है ना एडिशनल कंडीशन फुलफिल की है। इस बात को फिर से ध्यान से समझिएगा, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाने के लिए आपको कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी है और दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी है। रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाने के लिए आपको बेसिक कंडीशन दोनों फुलफिल करनी है और एडिशनल कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में आएंगे। नॉन रेजिडेंट क्या होता है? जिसने ना कि बेसिक कंडीशन फुलफिल की है और ना एडिशनल कंडीशन फुलफिल की है। आई होप आपको बहुत अच्छे से रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे, बार बार अगर इसे सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।